स्वागत है दोस्तों एक बार पुनः आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन कोचिंग बाय डॉक्टर सुधीर शर्मा में। दोस्तों एक बार पुनः उपस्थित हुआ आपके बीच में। 2-3 दिनों से हमारी उपस्थिति नहीं हो पा रही थी, थोड़ी अपनी व्यस्तताओं की वजह से। यद्यपि आप लगे होंगे अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होकर के पूरे जोश से खरोश के साथ। अब तो आपका सेंटर भी डिसाइड हो चुका है, बहुत सारे लोग पता चल चुका है कि उनको जाना कहाँ है, किस जगह पर जाना है, उसकी तैयारियाँ भी आप कर चुके होंगे। आइए शुरुआत करते हैं इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से। अपने आप को आकलित करिए प्रैक्टिस सेट के माध्यम से। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही रिलेवेंट है और निश्चित तौर पर ईश्वरी कृपा रही तो इससे 2-4 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, उस हिसाब से इसको बनाया गया है। आइए इस टेस्ट को देखते हैं। और कल मैं उपस्थित नहीं हो पाया था लाइव का नोटिफिकेशन दे करके आपको, कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से, लेकिन यह मेरा प्रयास है और कल से लगातार हमारी कोशिश रहेगी कि दिन में भी और शाम में भी और सुबह में भी मैं कुछ समय मैनेज करके आपके साथ उपस्थित रहूँगा और लगातार पूरी टेस्ट सीरीज पूरी प्रैक्टिस सेट के साथ, जिससे कि अगर जो आप कर पाए हैं सो फार सो गुड, अगर नहीं कर पाए हैं तो उसको ही सिर्फ कर लेंगे तो आपको 30 में से 25 प्लस मिल जाने की संभावनाएं हो जाएंगी, ईश्वरी कृपा रही। तो आइए शुरुआत करते हैं। इस प्रश्न को देखिए। एक बात और भी ध्यान में रखिए कि ऐसी संभावनाएं बन पड़ी हैं कि फरवरी के बाद जो एक पोस्टपोन्ड हुआ एग्जाम, उसके बाद भी शायद पेपर बना है। कुछ लोग ये कह रहे हैं, ऐसी भी भ्रांतियां हैं कि पेपर ओल्ड क्वेश्चंस भी दिए जा सकते हैं अगर पुराना पेपर बना होगा तो दोनों के बीच को लेकर के आपको राहें तय करनी है। यह प्रश्न जो है एकदम लेटेस्ट है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। यह कह रहा है कि हाल ही में, पहला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 8वीं बार प्रस्तुत बजट में, अगर यह क्वेश्चन पूछता है कि यह कौन सा उनका बजट था, तो निर्मला सीतारमण जी का यह 8वां वित्त प्रस्तुत किया हुआ बजट था। और अगर यह पूछता है तो पेपरलेस या छठा था, ये भी ध्यान में रखिएगा। और कह रहा है कि अनुमानित आय और खर्च का लक्ष्य कितना रखा गया। यहाँ 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, यह आपको बताना है। दोस्तों यह जो 2025-26 का जो बजट है, वह इसका जो थीम था, यह अगर पूछता है तो सबका विकास। और एक भी ध्यान में रखिएगा कि ये क्वेश्चन और भी पूछ सकता है, कहाँ पर मखाना बोर्ड के लिए 2025-26 के बजट में प्रस्तावित किया गया, तो बिहार में यह भी हो सकता है। बहरहाल इसका जो सही जवाब है वह है 50.65 लाख करोड़। इस बार के जो बजट का आय और व्यय के खर्च का जो अनुमान लगाया गया है, जो आप 48.20 देख रहे हैं, यह जो है यह लास्ट ईयर का था, 2024-25 का। अगर क्वेश्चन में यह पूछता है 24-25 तो आप 48.20 लाख करोड़, लेकिन यह क्वेश्चन अगर पूछता है 25-26 का तो 50.65 लाख करोड़ इस बार के बजट के आय और व्यय खर्च का लक्ष्य रखा गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, यह करंट अफेयर से है और इस तरह के प्रश्न मुख्यमंत्री से संबंधित प्रश्न भी आयोग पूछ चुका है। यहाँ देखिए, कह रहा है, आप अवगत होंगे, मैंने बार बार आपसे कहा है कि बहुत सारे प्रश्न आसान भी होते हैं, जीके को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हाल ही में दिल्ली विधानसभा चुनाव में 70 में से 48 सीटें जीतकर, यह भी पूछता है कितने सीट पर चुनाव हुआ, तो 70 सीटों पर चुनाव हुआ। भाजपा ने कितनी सीटें जीती, तो 48 सीटें जीती। और आम आदमी पार्टी वहाँ मुख्य कंटेस्टेंट में थी, जो पहले शासन कर रही थी, उसने 22 सीटें जीती। यह तो क्लियर हो गया। और भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी तो उसने किसे दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया है। रिसेंटली द भारतीय जनता पार्टी हैज मेड होम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली आफ्टर विनिंग 48 आउट ऑफ 70 सीट्स इन दिल्ली असेंबली इलेक्शंस। और यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं और चारों जो हैं वह आपके महिलाओं के नाम हैं। आतिशी मार्लेना, रेखा गुप्ता, प्रवेश वर्मा महिलाओं के नाम नहीं है, प्रवेश वर्मा वहाँ पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाए गए हैं। बहरहाल यहाँ पर संभवी चौधरी, अब इसमें रेखा गुप्ता चौथी महिला मुख्यमंत्री बनी है दिल्ली की, इसको ध्यान में रखिएगा। और एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा कि रेखा गुप्ता जो हैं, यह सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और आतिशी मार्लेना, जो इससे पहले आम आदमी पार्टी की थी, उसके बाद ये बनी है। संभवी चौधरी जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यह भी प्रश्न बन सकता है कि सबसे यंगेस्ट लोकसभा मेंबर कौन है, तो ये रही हैं संभवी चौधरी, जो इस बार के इलेक्शन में लोक जनशक्ति पार्टी बिहार से 25 वर्ष की एज में ही ये लोकसभा के सदस्य बनी हैं और ये समस्तीपुर बिहार इनका सीट है, ध्यान में रखिएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए कि महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह कह रहा है कि 1956-57 में स्थापित भारत के सबसे पुराने नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड, अगर यह पूछा सबसे पुराना नेशनल अवार्ड कौन है, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी के नाम से जाना जाता है, जिसे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए दिया जाता है।
मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी किसके लिए दिया जाता है? तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में। अब यह प्रश्न यहाँ पर बन रहा है कि 2024 में ओवरऑल कैटेगरी में किस यूनिवर्सिटी को यह मिला है? तो यह मिला है इस बार चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को। ध्यान में रखिएगा, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी इसका सही जवाब हुआ। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। मैं ऑप्शन नहीं पढ़ता, आप जानते हैं आपका समय भी बहुत महत्वपूर्ण है और इस समय तो बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। बहरहाल इस प्रश्न को देखते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय महिला ने विश्व के 7 महाद्वीपों के सर्वोच्च चोटियों पर चढ़कर विश्व की सबसे कम उम्र की महिला बनने का गौरव प्राप्त किया है? रिसेंटली विच इंडियन वुमेन हैज अचीव्ड द डिस्टिंक्शन ऑफ बिकमिंग द youngest woman in the world for climbing the highest peaks of all 7 continents of the world? महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान में रखिएगा। इस तरह के प्रश्नों का चयन आयोग करता है। यहाँ पर देखिए, यह 16-17 वर्ष की यह बालिका जिसने यह कीर्तिमान हासिल किया है, माउंट विंसन, एलब्रुज और किलिमंजारो, माउंट एवरेस्ट सब पर चढ़ करके एकांक हुआ। तो यह सब पे चढ़ करके इसने यह कीर्तिमान हासिल किया, यंगेस्ट वुमेन, और यह है काम्या कार्तिकेयन। यह मुंबई की बालिका है, 16-17 वर्ष की एज की। और बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में विश्व स्मारक निगरानी सूची 2025 द्वारा, यह कुछ करंट मैंने लेटेस्ट भी रख दिए हैं। तो यह देखिए, हाल ही में विश्व स्मारक निगरानी सूची 2025 द्वारा गुजरात की भुज ऐतिहासिक जल प्रणाली और मूसी नदी की ऐतिहासिक इमारतों को शामिल किया गया। अगर यह पूछता है कि इनको शामिल किया गया है, तो यह दो आपके साइट्स आपको पता हो गए, किसके द्वारा? विश्व स्मारक निगरानी सूची द्वारा। अब यह कह रहा है कि मूसी नदी, यहाँ पर मूसी नदी की ऐतिहासिक इमारतों को शामिल किया गया है। मूसी नदी का संबंध निम्न में से किस शहर से है? अब यह आपको बताना है। 4 ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। मूसी नदी जो है वह हैदराबाद के किनारे है, तो हैदराबाद इसका सही जवाब हुआ। और अगला प्रश्न देखते हैं। यह प्रश्न भी महत्वपूर्ण है क्योंकि फिल्मों से प्रश्न आते हैं, फिल्म अवार्ड से प्रश्न आते हैं। मई 2024 में संपन्न फ्रांस के कांस फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय फिल्मकार को उनकी फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट को ग्रैंड पिक्स पुरस्कार प्राप्त हुआ है? अब यहाँ 4 किस फिल्म का भारतीय फिल्मकार को मिला है ऑल वी इमेजिन एज लाइट को ग्रैंड पिक्स पुरस्कार, यह आपको बताना है। यहाँ 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। अनसुईया सेनगुप्ता को भी अवार्ड मिला है कैंस फिल्म में सेमलेस के लिए, आपको पता है। लेकिन यहाँ पर जो सही जवाब है वह है पायल कपाड़िया। पायल कपाड़िया को अपने ध्यान में रखिएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस तरह के प्रश्नों का चयन आयोग करता रहा। इस तरह के प्रश्न आते रहे हैं। मैंने बार बार आपसे कहा है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान ना हो जीके को लेकर के। अगर सही ढंग से, सही सुनियोजित रणनीति के साथ आप पढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर सफलता आपको प्राप्त होगी और आपका असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का स्वप्न निश्चित तौर पर साकार होगा। इस प्रश्न को देखते हैं। यह देखिए, एक्सरसाइज से है और आपका इससे एक प्रश्न आता है इंडेक्स से, एक्सरसाइज से। तो यहाँ पर कह रहा है इनमें से कौन सैन्य अभ्यास का संबंध भारत और यूएसए के बीच नहीं है? यानी कि 4 जो ऑप्शन आप दिखाई दे रहे हैं इसमें 4 में से 3 के साथ यूएसए के साथ एक्सरसाइज जो है सैन्य अभ्यास इंडिया का हुआ है, लेकिन एक के साथ नहीं है। तो टाइगर ट्रम्प, याद रखिएगा, वज्र प्रहार और तर्कस भारत और यूएसए के साथ ये एक्सरसाइज हुआ है और होता रहा है। लेकिन ये होपेक्स जो है वह भारत और इजिप्ट के साथ, यानी भारत और मिस्र की वायुसेनाओं का अभ्यास है। ध्यान में रखिएगा। और यह पूछता है होपेक्स तो भारत और मिस्र हो गया, और यह तीनों जो हो गए वज्र प्रहार, तर्कस और टाइगर ट्रम्प, यह जो है भारत और यूएसए के बीच में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अब यह देखिए, प्रयास यह किया गया है कि सारी यूनिट्स को कवर करते हुए आपके पास पहुंचाया जाए और ऐसा प्रयास किया गया है कि यही पेपर आपको परीक्षाओं में मिल जाए ईश्वर की कृपा से और आप मैक्सिमम गेन कर पाएं। यह प्रश्न देखिए, निम्न में से सामान्यतः किस अनुसंधान को ऑपरेशन रिसर्च या सिस्टमेटिक रिसर्च के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें समस्याओं को हल करने और निर्णय लेने के लिए गणितीय मॉडल और अन्य तकनीकों का उपयोग किया जाता है? दोस्तों, यह प्रश्न देखिए, यह आपके रिसर्च एप्टीट्यूड से है। कह रहा है कि ऑपरेशन रिसर्च या सिस्टमेटिक रिसर्च के नाम से भी जाना जाता है और इसमें समस्याओं को हल करने और निर्णय लेने के लिए गणितीय मॉडल और अन्य तकनीकों का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। यह एक्शन रिसर्च का मामला है, क्रिया
क्रियात्मक अनुसंधान का मामला है। एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा कि मैं भी बहुत सारे प्रश्नों के साथ आपके बीच में उपस्थित रहा हूँ, चाहे मेरा पेड ग्रुप है या फिर यूट्यूब पर भी, या और भी सारे लोग जो भी प्रश्नों का संकलन हम करते हैं आपके लिए, उसमें अलग अलग साइट्स में अलग अलग चीज़ें भी देखती हैं। आप चूँकि विज्ञ हैं, नॉलेजेबल हैं, सारे लोग नेट डॉक्टरेट PhD हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि कहीं कहीं कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। आप अपने स्तर पर भी थोड़ा सा मिलान करके रखिएगा कि परीक्षा में गलतियाँ ना हो और वहाँ पर आप सही आंसर टिक कर पाएँ। तो यह क्रियात्मक अनुसंधान, यह मैंने सारे संदर्भों में कहा है। बहुत सारे प्रश्नों में अलग अलग साइट्स पर एक अलग अलग चीज़ देती हैं जिससे कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। किताबों में भी ये चीज़ें दृष्टिगत होती हैं, तो थोड़ा इस लेवल पर सावधान रहने की ज़रूरत है। वैसे तो आयोग भी की भी कई प्रश्नों का आपने देखा होगा, लास्ट टाइम में उनकी मंशा भी जग जाहिर रहती है। बहरहाल यह प्रश्न देखते हैं, उच्च शिक्षा का वह नवीनतम दृष्टिकोण जिसमें विभिन्न विश्वविद्यालयों और संस्थानों के बीच शिक्षण संस्थानों को साझाकरण किया जाता है, निम्न में से किसकी अवधारणा है। अब यहाँ पर यह कह रहा है विभिन्न विश्वविद्यालयों और संस्थानों के बीच जो शिक्षण संसाधनों का जो साझाकरण किया जाता है, तो यह दोस्तों कल्पना थी किसकी, तो मेटा यूनिवर्सिटी की। ध्यान में रखिएगा, मेटा यूनिवर्सिटी इसका सही जवाब है। और हम बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। और यह प्रश्न देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि इससे एक प्रश्न निश्चित तौर पर आना चाहिए। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में क्या सही नहीं है, व्हाट इज नॉट राइट विद रिगार्ड टू द न्यू नेशनल पॉलिसी एजुकेशन पॉलिसी 2020। और यहाँ पर देखिए कह रहा है इसके अंतर्गत छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए परख नामक राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना की जाएगी। दोस्तों यह सही है, परख नामक राष्ट्रीय आकलन केंद्र की नेशनल असेसमेंट सेंटर डेवलप किया जाएगा, यह सही है। परख इसमें महात्मा गांधी के दर्शन पर आधारित ग्रामीण विश्वविद्यालय निर्माण नीति का आह्वान किया गया है, यह गलत है। क्योंकि यह जो मामला है वह जो इससे पहले जो नेशनल पॉलिसी थी उसका था, 1986 में जो नेशनल पॉलिसी आई थी या उसका, उसमें राष्ट्रीय नीति का यह भाग था, न कि इसका है। तो यहाँ पर यह गलत हो गया। लेकिन इसके बाद इसमें कक्षा 6 से ही व्यावसायिक शिक्षा और इंटर्नशिप की बात कही गई है, यह सही है। अब यह देख रही है इसमें उच्च शिक्षण में GER सकल नामांकन अनुपात 26.3% से बढ़ा करके 2035 तक 50% करने की बात कही गई है, यह भी सही है। अच्छा एक बात और ध्यान में रखिएगा, बहुत सारे बच्चे हमारे साथ भी जो बहुत सारे बच्चे हैं वे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर 2035 की बात कह रहा है, 50% की बात कह रहा है, जबकि कहीं कहीं पर 100% की बात करता है, 2030 की बात करता है। तो एक बात ध्यान में रखिएगा कि यह जो 100% की बात की जा रही है, 2030 तक की बात की जा रही है, वह की जाती है सकल नामांकन संपूर्ण स्कूली शिक्षा के संदर्भ में, स्कूली शिक्षा के संदर्भ में की जाती है कि स्कूली शिक्षा में जो सकल नामांकन अनुपात है वो 2030 तक 100% करने का लक्ष्य रखा गया है, जबकि हायर एजुकेशन में 2035 तक 50% करने का लक्ष्य रखा गया है। ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। शिक्षण अभ्यास की तैयारी के दौरान सबसे अधिक प्रभावी शिक्षण पद्धति, सामूहिक शिक्षण भी है, सूक्ष्म शिक्षण भी है, लेकिन सबसे अधिक प्रभावकारी है सूक्ष्म शिक्षण, माइक्रो टीचिंग के प्रणेता कौन हैं, जिन्होंने 1961 में, याद रखिएगा कहीं कहीं 1963 भी देता है, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में इसको प्रतिपादित किया था। अब यहाँ पर स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में किसने सूक्ष्म माइक्रो टीचिंग के प्रणेता किसको माना जाता है, दोस्तों ड्वाइट W. एलन, ये इसका सही जवाब है और इसको ध्यान में रखिएगा। और हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए आ गया ICT। मैंने कहा था आपसे सारे यूनिट को सम्मिलित करने का प्रयास किया और ऐसा प्रयास किया गया है कि हो सकता है यह प्रश्न आपको सारे परीक्षा में देखने को मिले और आप सफलता आपका वर्ण करें। भारत का पहला वेब ब्राउजर जो भारतीय उपयोगकर्ताओं के लिए बनाया गया है, यहाँ पर देखिए विवाल्डी, ओपेरा, एपिक, सफारी सारे वेब ब्राउज़र हैं, लेकिन भारतीय उपयोगकर्ताओं के लिए स्पेशली जो भारत का पहला वेब ब्राउज़र था वह एपिक था। यह एक स्टार्टअप कंपनी जो थी हिडन डुप्लेक्स जो बेंगलोर द्वारा यह बनाया गया था। तो इसको अपने ध्यान में रखिए, एपिक इसका सही जवाब है। और हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। पर यहाँ पर देखिए एब्रीविएशन नॉट करेक्ट, इसमें कौन सही नहीं है, यह एब्रीविएशन संबंधित सवाल है। और इसमें कह रहा है CDROM कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, सही है। कोबोल यहाँ पर देखिए कॉमन बिजनेस ओरिजिनल लैंग्वेज, दोस्तों ये गलत है क्योंकि कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है, इसको अपने ध्यान में रखिएगा। और जो दूसरा है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, यह सही है। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यह भी सही है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखते हैं निम्न में से कौन सही नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। यहाँ पर देखिए इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस एक प्रकार का ईमेल सर्विस है, यह ही गलत है। इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस यह फाइल ट्रांसफ़र करता है, सब कुछ सही है,
लेकिन यह ईमेल का पार्ट नहीं है। यह यूजर को रियल टाइम एक दूसरे को संदेश और फाइल भेजने का अनुमति देता है, लेकिन यह ईमेल का पार्ट नहीं है। तो यही गलत हो गया। इसके बाद के सारे सेंटेंस सही है। POP3 का प्रयोग ईमेल प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ईमेल में BCC का मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है, जबकि रे टिमिल्सन को ईमेल का पिता माना जाता है। 15वां प्रश्न देखते हैं। कौन सी कंप्यूटर लैंग्वेज गणितीय रूप से ओरिएंटेड लैंग्वेज है? ध्यान रखिएगा कि कौन सी कंप्यूटर लैंग्वेज गणितीय रूप से ओरिएंटेड लैंग्वेज है जिसका प्रयोग वैज्ञानिक समस्याओं के समाधान के लिए किया जाता है। वैज्ञानिक समस्याओं के समाधान के लिए किया जाता है। विच कंप्यूटर लैंग्वेज इज ए मैथमेटिकली ओरिएंटेड लैंग्वेज यूज्ड टू सॉल्व साइंटिफिक प्रॉब्लम्स। यहाँ 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, चारों महत्वपूर्ण है दोस्तों। यहाँ पर जो लोगो है वह कंप्यूटर बच्चों की शिक्षा के लिए इसका यूज किया जाता है बेसिकली, और यह बेसिक जो है यह सरल भाषा में सिखाने के लिए किया जाता है। जबकि कोबोल है यह एक व्यावसायिक भाषा है, यह बिजनेस पर्पज से इसका यूज किया जाता है। जबकि फोर्ट्रान यहाँ पे सही हुआ, ध्यान में रखिएगा। फोर्ट्रान C++ और पाइथन जैसे प्रोग्रामिंग भाषाओं का प्रयोग साइंटिफिक यूजेज के लिए किया जाता है। एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर अभी भी आपको लगता है कि आपकी तैयारी मुकम्मल नहीं हो पाई है और आपको मेरे टेस्ट सीरीज और प्रैक्टिस सेट की आवश्यकता है, जिसको कि आप 4 से 5 दिनों में पढ़ना चाहते हैं, तो वह व्हाट्सएप करके मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। जो भी आप नॉमिनल राशि अदा करें, जो भी आपकी सक्षमता होगी उसके हिसाब से हम आपको प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। लेकिन अगर आपको लगता है तो वो सारे 5 से 7 दिनों में जो मेरे 15 से 2000 के जो संकलन है 2021-2200 का, जिसको कि आप पढ़ सकते हैं, सारे टिक्ड हैं, सारे के PDF उपलब्ध है, वो आप प्राप्त कर सकते हैं। बहरहाल अगर आपकी तैयारी हो चुकी होगी, सो फार सो गुड, आप रिवीजन करिए। अगर लगता है किसी भी कोने में एक मन में अगर लगता है कि नहीं, यू हैव नीड ऑफ माई मटेरियल, देन यू कैन व्हाट्सएप मी। अगला प्रश्न देखते हैं। 1962 में स्थापित मौसम और जलवायु पूर्वानुमानों से संबंधित अनुसंधान संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी का कहाँ स्थित है? यह देखिए, मैंने एनवायरनमेंट का सवाल है और संस्थान से प्रश्न आते हैं, तो यह कह रहा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी कहाँ स्थित है। दोस्तों यह संस्थान जो है, यह पुस्तक कब स्थापित हुआ था? 1962 में, मैंने यहाँ पर लिख दिया। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, कहाँ स्थापित हुआ था? यह हुआ था पुणे में। पुणे इसका सही जवाब है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, पर्यावरणीय संदर्भों में इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनवायरनमेंट कह रहा है टॉर्नेडो, हरिकेन और टाइफून को किस रूप में जाना जाता है? घास के मैदान के रूप में, सदाबहार वन के प्रकार, चक्रवाती तूफान या बादलों के प्रकार? दोस्तों यह जो टॉर्नेडो, हरिकेन और टाइफून है, यह मुख्य रूप से ये चक्रवाती हवाएं हैं। टॉर्नेडो और हरिकेन मुख्य रूप से आपके उत्तरी अमेरिका में देखने को मिलते हैं, जबकि टाइफून चीन और भारत में दृष्टिगत होता है। सी इसका सही जवाब है। महत्वपूर्ण प्रश्न था, ध्यान में रखिएगा। और यह प्रश्न देखिए, कह रहा है कि विच वन इज नॉट करेक्टली मैच्ड? मानस वन्य जीव अभ्यारण्य असम सही है। सिमलीपाल जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र उड़ीसा, यह भी सही है। केवलादेव उद्यान राजस्थान, बिल्कुल सही है। लेकिन यह शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार, यह कहाँ पे है दोस्तों? यह सिद्धार्थनगर यूपी में तो है, लेकिन सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट में नहीं है दोस्तों, यह उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में है। इसको अपने ध्यान में रखिएगा। उत्तर प्रदेश में प्रोफेसर बनने जा रहे हैं तो 1-2 प्रश्नों का सामना तो आपको करना ही होगा, गलत आप नहीं कर सकते। मैंने बार बार आपसे कहा है कि कोई एक प्रश्न, गलत प्रश्न आपको सफलता से कोसों दूर कर सकता है, तो आपको किसी भी स्तर पर एक भी गलती नहीं करना है। प्रयास करना है कि आप अपना बेस्ट दें और अपने स्वप्न को साकार करें। निम्नलिखित में से कौन सा वन भारत में आर्थिक दृष्टिकोण से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? 4 वन यहाँ पर दिए गए हैं दोस्तों। जो यहाँ पर डेसिडियस फॉरेस्ट आप देख रहे हैं, पतझड़ वाले वन, भारत का जो आर्थिक दृष्टिकोण है उसमें सबसे ज़्यादा यह महत्वपूर्ण है। इट्स आल्सो नॉन एज ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट और मानसून फॉरेस्ट। तो यह पतझड़ वाले वन इस महत्वपूर्ण है और यह सही जवाब भी है। अब यह प्रश्न देखिए, यह कह रहा है जिस प्रकार स्पेन के फोड़े ने नेपोलियन को बर्बाद किया, नेपोलियन फर्स्ट को, इसी प्रकार दक्कन के फोड़े ने औरंगजेब को, यह अभी तो माहौल चल ही रहा है, आप देख ही रहे हैं, छावा, शिवाजी, संभाजी, बहुत सारा औरंगजेब, तो इसमें यह प्रश्न बन सकता है में भी। तो यह किस इतिहासकार ने यह बात कही है? कह रहा है जस्ट एज द वॉल इन स्पेन डिस्ट्रॉयड नेपोलियन फर्स्ट है, द वॉल इन दक्कन डिस्ट्रॉयड औरंगजेब। विच हिस्टोरियन सेड दिस? दोस्तों चारों हिस्टोरियन यहाँ पर आप देख रहे हैं। जदुनाथ सरकार,
इनका यह कथन है और इसको अपने जहन में रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, और अगला प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है, और मैंने जैसा कि जिक्र किया कि इस समय माहौल बना हुआ है। बहरहाल शिवाजी महाराज से प्रश्न आया हुआ था, और शिवाजी से एक प्रश्न ये भी आता है, उनके अष्टप्रधानों में जो विदेश मंत्री के रूप में सुमंत, ये भी याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पर यह कह रहा है अष्टप्रधान उनका कौन था, ये भी उनका भी अष्ट थे प्रधान, वो भी प्रश्न आता है। नवरत्नों को तो आता ही है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। बहरहाल यह प्रश्न देखिए, शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक काशी के प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगा भट्ट द्वारा रायगढ़ किले में कब करवाया गया था। अगर यह पूछता है किसने उनका राज्याभिषेक कराया था, तो श्री गंगा भट्ट द्वारा करवाया गया था। कहाँ पर हुआ था, किस किले में, तो रायगढ़ किले में। दो प्रश्न आपको मिल गए। लेकिन यह पूछ रहा है किस सन में कराया गया था, दोस्तों यह आपको बताना है। यहाँ चारों ऑप्शन देख रहे हैं, चारों तिथियाँ जो हैं वह महत्वपूर्ण हैं। उनका जो ऑप्शन, यह कराया गया राज्याभिषेक 1674 में, इसको ध्यान में रखिएगा। लेकिन यह जो 1665 आप देख रहे हैं, यह ये जो ऑप्शन, यह पुरंदर की संधि, अगर यह पूछता है तो पुरंदर की संधि हुई थी, और यह हुई थी जय सिंह और शिवाजी महाराज के बीच में। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, यह आपको अपने जहन में रखना होगा। और 1680 में बड़े ही कम समय में शिवाजी की मृत्यु भी हो गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। एक प्रश्न और भी ध्यान में रखिएगा, अगर इन केस कभी कभी पूछ देता है, अगर मान लीजिए इनका जन्म कब हुआ था शिवाजी का 1627 में, और यह पूछ देते 2024 या 2025 में इनका कौन सा बर्थडे, कौन सा मनाया गया जन्म, जो क्योंकि मनाया जाता है इस तरह से प्रश्न आ चुका है, आयोग क्रिएट कर चुका है, तो 398वां जन्म दिवस इनका अगर यह पूछता है तो इस तरह के चीज़ें भी पूछता है। कभी कभी महाराणा प्रताप के संदर्भ में, कभी शिवाजी के संदर्भ में ऐसा पूछ चुका है। जब इसको भी अपने ध्यान में रखिएगा। उनकी जो जन्मतिथि है 1627 है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, कांग्रेस की किस अधिवेशन में उग्रवादी और उदारवादी विचारधाराओं की वजह से विभाजन का सामना करना पड़ा। यहाँ चार ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। अधिवेशन से एक प्रश्न रहता है दोस्तों, मैंने बताया है आपसे कि कुछ चीज़ों को अगर पढ़ करके आप जाते हैं तो एक दो प्रश्नों का आप सामना निश्चित तौर पर करेंगे, और सारे प्रश्न वहाँ से आपको मिल जाएंगे। ये कोलकाता अधिवेशन देखिए, यह 1906 में हुआ था। यद्यपि डिस्प्यूट तो इसी समय शुरू हो गया था उग्रवादियों और कहा जाता है नरम दल और गरम दल का, लेकिन दादा भाई नौरोजी इसके चेयरमैन बन गए और यह मामला समाप्त हो गया। लेकिन सूरत अधिवेशन में विरोध उभर करके सामने आ गया और वहाँ पर कांग्रेस का विभाजन हो गया। लेकिन 1916 में लखनऊ अधिवेशन जब हुआ, तो लखनऊ अधिवेशन में 1916 में, यह देखिएगा, कोलकाता अधिवेशन 1906 में हुआ था, सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था, लखनऊ अधिवेशन हुआ था, यह हुआ था 1916 में, और वहाँ पर गरम दल और नरम दल मिल गए थे, एकीकरण हो गया था कांग्रेस का। लेकिन अगला जो ऑप्शन आप देख रहे हैं, यदि भी प्रश्न का उत्तर मिल गया, त्रिपुरी अधिवेशन, यह भी अपने आप में एक जबरदस्त अधिवेशन था जिसमें गांधी जी को हार का सामना करना पड़ा था। यद्यपि गांधी जी खुद उम्मीदवार नहीं थे, लेकिन पट्टाभी सीताराम मैया को उन्होंने अपना उम्मीदवार घोषित किया था, और वहाँ पर उनके ही वो एक तरह से कहा जाए डमी उम्मीदवार थे, लेकिन उनको हार का सामना करना पड़ा था, और सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे। उसके बाद हरिपुरा कांग्रेस में भी स्थिति हुई। यद्यपि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की सुभाष चंद्र बोस ने, और उन्होंने फिर त्यागपत्र दे दिया कांग्रेस से। तो ये सारे मामले थे। बहरहाल त्रिपुरा अधिवेशन को अपने ध्यान में रखिएगा, ये एमपी में एक जगह है। और बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस समूह की नदियाँ बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती हैं। तो बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की जो सीमा है, चार ऑप्शन जो आप देख रहे हैं, इसमें कर्मनासा, गंडक और घाघरा, ये तीनों नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच में सीमा बनाती हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारत की का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला में नहीं आता है। यहाँ पर सही नहीं आता है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए, उत्तराखंड, कच्छ और हिमाचल प्रदेश ये तो आते हैं, क्योंकि यह जो है अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड जो आप मूवमेंट आप जानते होंगे, प्लेट्स मूवमेंट, तो इसके वजह से अक्सर आपको उत्तराखंड में ही, दिल्ली के रीजन्स में, हिमाचल प्रदेश में, आप नेपाली क्षेत्रों में, आपको हिंदू कुश में, अफगानिस्तान में आपको अक्सर आप पाते हैं कि वहाँ पर भूकंपीय क्षेत्र मेखला आता है। लेकिन जो गोंडवाना लैंड का पार्ट रहा है आपका दक्कन प्लेटू, तो कर्नाटक पठार जो है यह जो है ये स्टेबल माना जाता है, और यह उस श्रृंखला में नहीं आता है। सौरमंडल का एकमात्र उपग्रह जिसका यह सोलर सिस्टम से है, सारे यूनिट को कवर करने का प्रयास किया और इस तरह से बनाने का प्रयास किया है कि इसी से आपको दो चार प्रश्न मिल जाए और आपकी याद करने की, पढ़ने की आपकी मनसा पूरी हो जाए, आप प्रोफेसर बन जाएं। सौरमंडल का एकमात्र उपग्रह जिसका पृथ्वी जैसा स्वयं का सघन वायुमंडल है, जिसे टाइटन नाम से भी जाना जाता है, किस ग्रह से संबंधित है।
टाइटल पूछता है किसका उपग्रह है तो यह आपको यह भी प्रश्न मिल जाएगा। यह हो गया शनि का, यह शनि का उपग्रह है, अपने को इसको ध्यान में रखिएगा। गैनीमेड जो बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है, उसके बाद यह सबसे बड़ा चंद्रमा माना जाता है, इसको भी अपने ध्यान में रखिएगा। और हम आ गए यह पॉलिटी का क्वेश्चन देखिए। संविधान का प्रथम संशोधन जो 1951 में पारित हुआ, संविधान लागू होने के बाद से ही पहला संशोधन आ गया था, यह किससे संबंधित था? यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। देश की सुरक्षा से, प्रधानमंत्री की सुरक्षा से, कुछ राज्यों में किए गए कृषि भूमि सुधारों के संरक्षण से, या फिर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वह सही है, क्योंकि यह मामला जमींदारी उन्मूलन से था मुख्य रूप से। इसके बाद फिर मौलिक अधिकारों के संशोधन से भी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से भी था। तो यहाँ सी ऑप्शन इसका सही जवाब हुआ। और यह देखिए कह रहा है, ये रिसेंटली इकोनॉमी है, यह कह रहा है बजट 2025-26 में भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने और छात्रों को मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करने हेतु इनमें से कौन सी योजना शुरू करने का प्रावधान किया गया है। इस बजट में मैंने कहा था कि मैंने करंट अफेयर्स को रखा है। मे भी अगर फरवरी के बाद क्वेश्चन बनाए हैं तो हम रिस्क नहीं ले सकते। भारतीय भाषा पुस्तक योजना इसका सही जवाब हुआ। इस योजना को लागू करने का प्रयास किया गया है, शुरुआत इसकी करी जा रही है। 28वां प्रश्न देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? दोस्तों यहाँ जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, इसमें अनुच्छेद आपका आर्टिकल 85(2) ख के अंतर्गत राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर लोकसभा को भंग कर सकता है। 29वां प्रश्न देखिए, भारत सरकार ने भारत में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए मेधावी छात्रों को ऋण प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू करी है? तो यह करी है पीएम विद्या लक्ष्मी योजना। आपके ध्यान में होगा, इसको अपने ध्यान में रखिएगा। और लास्ट प्रश्न देखिए, एक बार हम आ गए, पुनः कहेंगे कि अगर लगता है आपको कि अभी भी आपको आवश्यकता है, 2-4-5 दिन बचे हुए हैं, यह आपका रणनीति का अंतिम समय है। जितना अगर आप अपने स्तर पर भी करते हैं, जितना ज़्यादा रिवीजन करिए अपने सब्जेक्ट के साथ साथ जीके के पोर्शन को भी। और इसी बार दोस्तों अगले बार ना जाना पड़े या बहुत परीक्षा आपको झेलना पड़ जा रहा है, आपको बहुत ज़्यादा समय ले रही है, तो जितना मेहनत कर सकें करिए और अंतिम सफलता सुनिश्चित करिए। अगर आवश्यकता होगी आप व्हाट्सएप करके थोड़ी सी राशि अदा करके वे सारी चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं, मैसेज करके अपनी स्थिति बता करके। बहरहाल उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक छात्रों के कैरियर मार्गदर्शन के लिए निम्न से किस पोर्टल को लॉन्च किया गया है? यह यूपी का मामला है। मैंने कहा था आपसे कि 1-2 प्रश्न यूपी के रहते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यहाँ माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक छात्रों के करियर मार्गदर्शन के लिए कौन सा पोर्टल? तो यहाँ पर 4 पोर्टल आपको दिखाई दे रहे हैं। इसका हिंदी वर्जन मैंने लगता है नहीं लिखा है, बहरहाल आप अंग्रेजी तो पढ़ ही सकते हैं। तो यह देखिए, यह पंख पोर्टल, समाधान पोर्टल, सारथी पोर्टल, समर्थ पोर्टल, पंख पोर्टल इसका सही जवाब है, ध्यान में रखिएगा। और इसी के साथ यह 30 प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त हो गई। और हमारा प्रयास रहेगा कि कल से दोनों समय अगर आपका कमेंट मिला, सपोर्ट रहा, तो दोनों समय जो भी समय आपके पास बचा हुआ है 15, क्योंकि 15 के बाद तो आप मूव कर जाएंगे, 14 से ही मूव करना शुरू कर देंगे, जिसका 16 को एग्जाम है, तो जो भी समय मिलेगा दोनों समय आकर के लगातार लाइव आकर सारे टेस्ट सीरीज और प्रैक्टिस सेट्स अवगत कराने का प्रयास करूंगा। अगर टेक्निकल इश्यूज नहीं आता है तो। धन्यवाद दोस्तों।